देश के अध्यक्ष, गुजरात के हमारे वरिष्ठ राष्ट्र की पैनलिस्ट जी, आप सबका स्वागत है। आप अगर देख रहे होंगे रोज कांग्रेस पार्टी एक मुद्दे पर एक चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये एक साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में बनी है, परंतु एक साल में ये नहीं बता पा रहे हैं लोग कि इन्होंने एक साल में किया क्या। आज भी बताते हैं कि यूपीए जब सरकार में थी तो ये होता था, वो होता था। इलेक्शन बीत चुके हैं और मुझे लगता है कि एक साल इलेक्शन बीत जाने के बाद कम से कम उनको जनता ने मौका दिया और बहुत सपने उन्होंने इस देश को दिखाए। तो सपनों के बारे में कितने सपने पूरे हुए उसका लेखा जोखा देते मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगा। आज ज्यादातर मैं जैसे पहले हमारे साथी आए उन्होंने डिफेंस के बारे में बताया, शिक्षा के बारे में बताया। आज मैं जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि जब मेरी सत्ता आएगी तो देश बदल जाएगा और लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा और देश में तरक्की होगी, आम आदमी किसान जिंदगी में तरक्की होगी। अभी एक सर्वे हुआ दिल्ली में, एक बहुत बड़े लीडिंग अखबार ने सर्वे करवाया एक एजेंसी के साथ कि जनता को एक साल में सबसे ज्यादा किन चीजों से प्रभावित हुई। मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताता हूं। उस फाइंडिंग ने बताया कि 3 चीजों में जिसमें देश में सबसे ज्यादा चर्चा हुई, एक थी जनधन योजना, दूसरा था स्वच्छ भारत और तीसरा था मेक इन इंडिया। अगर इन तीनों चीजों को अगर आप देखेंगे इलेक्शन में इन तीनों चीजों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात तक नहीं की। जब इलेक्शन के दरमियान उन्होंने बात और कुछ की, जैसे इलेक्शन जीत गए वो जो वादे उन्होंने पूर्ण करने के बोले थे उस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश में कैसे बढ़ाएंगे उस पर आज बात। जनधन योजना की बात कर लेते हैं। अच्छा कार्यक्रम किसने लागू किया था ये आप भी जानते हैं। 12 करोड़ अकाउंट एक साल में इस सरकार ने खोले और यूपीए ने जब ये योजना शुरू की थी तो 24 करोड़ अकाउंट इस योजना के अंतर्गत पहले ही। तो ये कंटिन्यूटी थी। यूपीए सरकार इतनी खराब थी जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई जनधन योजना में हुई। हमारे समय में 24 करोड़ अकाउंट खुल गए और इलेक्शन में उन्होंने इस चीज के बारे में जिक्र भी नहीं किया और आज पूरे देश को बताते हैं कि आम आदमी के लिए हमने बैंक अकाउंट। स्वच्छ भारत अच्छी योजना है, स्वच्छता एक अच्छा अभियान है। इस अभियान को कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था निर्मल उत्थान की जगह, पर इस सरकार ने बजट में उस स्वच्छ भारत के लिए फंड एलोकेशन जो है कम कर दिया। लाभों के साथ कोई कार्यक्रम नहीं चला। तीसरी चीज उन्होंने जो आज जहां भी जाते हैं तो बात करते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया एक अच्छी चीज है, हिंदुस्तान में चीजें बननी चाहिए, पर ये मेक इन इंडिया उनको इलेक्शन के दरमियान उन्होंने मेक इन इंडिया की बात नहीं की थी, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो बातें कुछ और करते हैं, जब इलेक्शन समाप्त हो जाता है तो गोल पोस्ट बदल के दूसरे सपने लोगों को दिखाने लगते हैं। ये प्रधानमंत्री आप लोग सब गुजरात के हैं, मेरे से बेहतर उनके बारे में आप लोग जानते हैं। एक पूरी चर्चा पूरे देश में होती है कि इन 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कैसे इस देश को बर्बाद करने का काम किया, परंतु हकीकत और प्रचार में बहुत फर्क है। अगर 10 सालों में देखा जाए तो इस 10 सालों में एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग नेली 8% रही 10 साल। ग्रोइंग कैपिटल की बात आज वित्त मंत्री करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो 8% अगर इस देश में विकास होता रहा, अंदर बढ़ता रहा तो पूरे देश को फायदा पहुंचाने का काम करता है। पर कैपिटा इनकम 10 साल पहले जो था, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, मैं अपने मन से भाषण नहीं दे रहा हूं, ये आंकड़े हैं सरकार और मेरे मन की सोच ही नहीं है और मन की बात नहीं है, ये आंकड़े हैं सरकार। 3 गुना पर कैपिटा इनकम इन 10 सालों में बढ़ने का काम। इंडस्ट्री
7.7% पे बढ़े। सर्विस सेक्टर 9.5% पे बढ़ा। एग्रीकल्चर का दर 4%, 4.1 पे बढ़ा। जो फॉरेक्स रिजर्व थे देश के 3 गुना बढ़े। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि देश में इतना धन जब से आए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लगा है, 318 बिलियन डॉलर पिछले 10 साल में जब यूपीए सरकार में थी, 318 बिलियन डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस बात में हुआ। तो अगर ये सरकार अगर ठीक नहीं चल रही होती, बेहतर नहीं कर रही होती, तो इतना धन इस देश में नहीं आया। फूड प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, उसमें बढ़ोतरी हुई। और जितना गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, दाल आजकल मैंने अखबार में पढ़ा है कि 34% बढ़ रही है। एक साल में दाल का जो दाम है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो आप ही लोग अखबारों में कह रहे हैं कि 34% दाल का दाम बढ़ गया है। तो आम आदमी तो दाल खाएगा नहीं, 34% दाम बढ़ गए हैं दाली के। अब आते हैं कि इन 1 सालों में क्या है। मैं आपको अभी जो मेरे पास सारे आंकड़े आपको नहीं बताना पाएगा, लिखने में दिक्कत होगी, पर जो फैक्चुअल एक पोजिशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इस देश में हुई है, उसके आंकड़े आपको देना चाहिए। एक्सपोर्ट्स जो मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाने की बात करती है, एक्सपोर्ट्स इस देश में पिछले 1 वर्ष में 11% कम हुए पिछले वर्ष। एम्प्लॉयमेंट की बात इन्होंने कही थी कि हम 5 साल में 10 करोड़ की नौकरियां देंगे नौजवानों को। कितनी? 10 करोड़। 1 साल हो गया तो 1 साल में लोगों को कम से कम 2 करोड़ लोगों को तो नौकरी मिल गई होगी। जो आंकड़े बताते हैं सिर्फ 17 लाख लोगों को नौकरियां मिली, और सपना इन्होंने दिखाया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष लोगों को देंगे। अगर आप गांव की तरफ से, गांव में आज आंकड़े कहते हैं कि जो मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, इन सबका सेल्स घट गए। इसलिए घट गए हैं क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस इतना जाता है। पहले तो जब ये विपक्ष में थे तो रोज भाषण देते थे कि मनरेगा इस देश को खोखला कर रहा। अगर मनरेगा नहीं होता तो आज जो हालत हमारे किसानों की और मजदूरों की देश इलाके में है, उसकी वजह से और हालत खराब होगी। पर क्योंकि जिस तरह का बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, और जो तकलीफ गांव के अंदर है, उसकी वजह से आज जितने सेक्टर्स हैं उनमें कमी आई हुई। कॉर्पोरेट में अगर आप चले, मोटा मोटी जो 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, उसमें 3.5% बढ़ोतरी हुई है, जिसमें आपका कोल आता है, क्रूड आता है, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री। अगर विकास इतने तेजी से हो रहा होता तो सीमेंट की बढ़ोतरी, डिमांड ज्यादा होती। सीमेंट इंडस्ट्री रिडक्शन आउटपुट में 4.5% हमें देखने को मिला है। अगर बड़े व्यापारियों को देखा जाए, इंडस्ट्रीज, दीपक पारेख साहब जो HDFC के मालिक हैं, उनका बयान आया था कि पिछले इस 1 साल में कोई भी हमने बड़ा कार्य जमीन पर नहीं देखा। वैसे से बड़े लोग ही नहीं कह रहे हैं, इंडस्ट्री लोग नहीं कह रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, बलिया एक जगह है, बनारस से बिल्कुल सटे हुए। तो बलिया के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बनारस और बलिया समझिए एक ही होता है, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग में जो भी लोकसभा में हुई थी, उन्होंने कहा कि जमीन पर एक भी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। जब बलिया बनारसी में काम नहीं हो रहा है तो देश में क्या हाल होगा? और ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं, जो बिल्कुल बनारस से सटे हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे आंकड़े मैं आपको दूंगा। अब हम आते हैं जो इन्होंने सबसे ज्यादा बात करी, मेक इन इंडिया।
मेक इन इंडिया एक अच्छा नाम सुनने में लोगों को लगेगा कि कितनी अच्छी चीज है, हमको भी गर्व होता है, परंतु इसके लिए भाषणों से, स्लोगन से, अच्छे दिन और मेक इन इंडिया से किसानों का पेट भाषण से नहीं भरेगा। नौजवानों को नौकरी स्लोगन से नहीं मिलेगा, जमीन पर काम करके कुछ करना पड़ेगा। और एक साल में जो पैकेजिंग हमने देखा है, अरे कम से कम जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो बोलते थे प्रेस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। जब से प्रधानमंत्री बन गए, स्वयं प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ये तो आजकल पत्रकारों को कोसने लगे हैं, उनको बोलते हैं सही दृश्य नहीं दिखाते हैं। जब तक वो सत्ता में नहीं थे तो सही दृश्य दिखाते थे, अब जब आप लोग वो सत्ता में आके सही दृश्य दिखाने लगते हैं तो बोलते हैं कि प्रेस काम ठीक नहीं कर रहा है। प्रेस तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, प्रेस जो चीज हकीकत होगी वो अवश्य दिखाएगी। तो जब सत्ता से बाहर थे तो प्रेस बहुत बढ़िया थी, सत्ता में आ गया बोलते हैं प्रेस सही बात नहीं करी। वो परसेप्शन हमारी सरकार के बारे में, किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में कि हम सिर्फ बड़े अमीर लोगों के लिए काम करते हैं। अगर प्रेस ये दिखा रही है, इसलिए दिखा रही है कि ये हकीकत है, इसमें बुरा लगने की क्या बात है। जितनी हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, वो गेहूं हो, चीनी हो, धान हो, सीड्स हो, जितना एक्सपोर्ट था इसमें इतनी कटौती हुई है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स व्हीट के, राइस के, कॉर्न के 29% इस वर्ष में घटे। एग्रीकल्चर किसानों का क्या हाल है, एक तो हमको दाम नहीं मिल रहा है और एक्सपोर्ट 29% सिर्फ एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का हिस्सा 29% का झटका लोगों को लगा। जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी जब हम लाने की बात हमने कही थी तो गलत है, देश के हित में नहीं है। आज उस पर उन्होंने 1% टैक्स लगा दिया है इंटर स्टेट रूट के बीच, तो इससे बढ़ोतरी होगी या क्या होगी। और एक मेक इन इंडिया भी एक डील, डिफेंस डील हुआ, राफेल डील। राफेल डील में हिंदुस्तान के उस समय के रक्षा मंत्री एंटनी साहब ने ये डील हिंदुस्तान ने की थी कि 18 जेट हम फ्रांस से खरीदेंगे और बाकी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से 103 जेट, राफेल जेट हिंदुस्तान में बनेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे तो 35 जेट उन्होंने वहां खरीद लिए, फ्रांस में बने हुए। ये अभी तक ये नहीं बताया गया कि उसका दाम कितना होगा, क्या हिंदुस्तान में राफेल जेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो वो 108 जो जेट यहां बने थे वो मेक इन इंडिया होता कि मेक इन फ्रांस होता। तो भाषण तो मेक इन इंडिया का करते हैं और जेट खरीदते हैं जो मेक इन फ्रांस है। तो फ्रांस के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के तो सामने जो उन्होंने सबसे बड़ा अभी दस्तखत किया उसमें तो मेक इन इंडिया जो हमारे सरकार ने 108 बनाने के इस देश में, इसीलिए वो डील नहीं आगे बढ़ रही थी। उसको उन्होंने बता दिया गवर्नमेंट काम है। रेल फ्रेट जो है दाम बढ़ने की बात होती है, रेल फ्रेट उसमें 6.5% उन्होंने रेल फ्रेट बढ़ाई, तो इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फिर बढ़ेगा। और पेट्रोल और डीजल के दाम में आप सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से बढ़ते हैं। तो लोग, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि क्यों इनके जमाने में तो बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। परंतु हमारे जमाने में क्रूड का प्राइस, एक बैरल का प्राइस $110 हुआ करता था, 110-112 में तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में भी। तब हमने पेट्रोल कितने दाम का बेचा, 71 रुपीज का दाम होता था। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, 71 रुपीज पर लीटर मिलता। आज तेल का, क्रूड का क्या दाम है, 66 रुपए, $66 प्रति बैरल। और तेल का क्या दाम है, यहाँ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है और दिल्ली में 66 रुपया है। तो वो जो डिफरेंस का पैसा है, तो जब ये 110 पहुंचेगा तो क्या हिंदुस्तान में तेल, अहमदाबाद में तेल क्या होगा, 150 रुपया प्रति लीटर। वो पैसा सरकारी टैक्स बढ़ाकर, वो पैसा जो आम आदमी को फायदा मिलना चाहिए उसको जैसे
जिससे आम आदमी को फायदा उसके आम आदमी के जेब में जाता, उसने वो पैसा पेट्रोल डीजल का टैक्स बढ़ा के सरकार के पास भेज दिया। आज बात होती है किसानों को, और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि कौन कहता है कि मैं सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का काम करता हूं, मैं आम आदमी का काम करता हूं। मैं आपको सिर्फ एक चीज कहता हूं जो उन्होंने देश में वादा किया हुआ अपने भाषणों में। गुजरात में भी अवश्य किया होगा सुनती जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में उन्होंने कहा जो भी लागत होगी किसान की उससे 50% ज्यादा एमएसपी देने का काम मेरी सरकार करेगी। और आप समझ सकते हैं, अगर आपको स्वयं उनका भाषण सुनना है तो आजकल तो सबके पास फोन है, ये स्मार्टफोन वाला। 25 अप्रैल 2014 पठानकोट से तुलना करिएगा, आपको उनका भाषण आ जाएगा और किसानों को बताते हुए कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो जो आपका खर्चा होगा बिया का, खाद का, पानी का, उससे 50% मुनाफा वाला एमएसपी मैं आपको दूंगा। अच्छी बात, यही चीज भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भाषण दिया, मैनिफेस्टो में भी, पर सत्ता में आते हुए उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दिया कि एमएसपी को अगर हम 50% बढ़ा देंगे तो पूरा मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हम 50% बढ़ाना बिल्कुल खराब खत्म। इलेक्शन के समय उन्होंने बोला हमें 50% देना चाहिए सोलंकी। अपने बायोडेटा, अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं, और जब सत्ता में प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो कोर्ट में कहते हैं देना बिल्कुल देश के। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो स्वयं कह रहे हैं। उनके भाषण में आप सुन सकते हैं, उनके मैनिफेस्टो को आप देख सकते हैं। एक चीज और बोलना चाहता हूं, एक ये एफडीआई मल्टी रिटेल ब्रांड, जब कांग्रेस ने पार्लियामेंट में मेरे साथ सोलंकी साहब, मैं उनके साथ संसद में था, तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा मल्टी रिटेल एफडीआई में अगर लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लोकसभा राज्यसभा को नहीं चलने दिया, और कहा था अगर मल्टी रिटेल इस देश में आ जाएगा तो देश के जितने छोटे व्यापारी हैं, हमारे यहाँ जो बगल में आपकी किराने की दुकान होती है, गुजरात में क्या कहते हैं, किराने की दुकान जो होती है वो बंद हो जाएगी। जो आपके मोहल्ले में चाय की दुकान है वो बंद हो जाएगी, चाय की दुकानें बंद हो जाएंगी, किराने की दुकानें बंद हो जाएंगी, देश बंद उन्होंने किया। लोकसभा राज्यसभा नहीं चलने दिया, केंद्र ने इसको पास किया, और उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल हमारे व्यापारी भाइयों के जो दलियों की दुकान है वो समाप्त कर देगा। ये 1 साल बीत गया, इस कानून को बड़े कानून ने किया, मीनिंग लैंड एक्विजिशन बिल बदलना चाहते हैं, पर इस बिल को नहीं बदलना चाहते, जिससे गरीब, जिससे चाय की दुकान बंद हो रही थी, छोटे व्यापारियों की दुकान बंद हो रही थी, व्यापार खत्म हो जाता, इसके बारे में इस कानून को उनको हटाने की बात नहीं थी। जब विपक्ष में थे तब तो भारत बंद होना चाहिए, सत्ता में आगे बोले अभी हम देखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद जो भरोसा उन्होंने इस देश के नौजवानों को दिया कि 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, ये सब बातें, इसके बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी देश को बता दे। आज हम इलेक्शन में सुन चुके हैं उन्होंने जो जो आरोप लगाया। आज जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो दो ठोस चीज फॉरेन एक्सचेंज में, एफडीआई में, जितने हमारे आप क्या बोलते हैं पर कैपिटा इनकम में, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का ग्रोथ 4.1 हमारे जमाने में था, आज के जमाने में कितना 1 साल में हो गया है? 1%। 1% है एग्रीकल्चर ग्रोथ। 29% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो गिर गया। तो गांव में रहने वाला आदमी बर्बाद, छोटा व्यापारी उनके कहने से खुद बर्बाद, तो फायदा किसका हुआ है? तो पहले ही कह रहे हैं फायदा किसका हुआ है, आप लोग भी वही कह रहे हैं कि कुछ चंद बड़े लोगों का फायदा हो गया, आवाम का फायदा, जनता का फायदा, किसान का फायदा, नौजवानों का फायदा, ये कब होगा? ये प्रधानमंत्री जी बताते। और कांग्रेस को कितना गाली दे, इलेक्शन समाप्त हो चुका है, और कितना झूठ बोलेगी कि, और मुझे तो बहुत गर्व है और आपको भी बहुत गर्व रहा होगा। 1 साल पहले आप लोग को हिंदुस्तानी होने में शर्म आती थी, मैं बहुत गर्व, जब मैं पैदा हुआ था इस देश में तभी भी गर्व था, आज भी गर्व है,
मरने तक रहेगा। सरकारें आते रही जाते रही, सरकारों से बड़े हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हम लोग पैदा बने। कोई सवाल अगर आपके हो? स्कैम के बारे में जब सीएजी में वो बोलते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है देश में, जब से हम आए समाप्त हो गया, नहीं हो गया, आप मेरे से बेहतर जानते हो। उनके स्वयं के मंत्री सीएजी ने उन पर आरोप लगाया। उनके एक मंत्री जो वरिष्ठ नेता हैं, सीएजी ने उन पर आरोप लगाया है। तो अब उनके सरकार के मंत्री कहते हैं सीएजी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो सिर्फ कमी निकालता है। जब सीएजी हम पर आरोप लगाती थी तो वो गुनाह हो जाता। अब उन पर जब पहले ही साल में सीएजी ने उन पर लगाया। और भ्रष्टाचार की बात करें तो गुजरात मेट्रो के यहाँ के चेयरमैन बहुत भ्रष्टाचार का आरोप था। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ये तो पूरे ये गुजरात मॉडल ही तो देश में हुआ। यहाँ भी करप्शन होता है, इतना बड़ा क्या है? नहीं, मैं पूरी बात तो यहाँ भी गुजरात मॉडल, यहाँ भी करप्शन होता है क्या? सूरत के 100 कितना करोड़ 130 बताइए, इतना बड़ा करप्शन आपके सामने हो रहा है तो आप बोल रहे हैं करप्शन बंद हो गया। दूसरी चीज है जो रफाल डील में तो पूरा आपको बताई दिया होगा, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। अभी तो देखिए, अभी उन्होंने ये तक देश को नहीं बताया रफाल डील में कि कितने का सौदा हुआ है। चमड़े की बात है, उसमें तो क्यों मेरे से पहले जो आएगा उन्होंने पूरे डील के बारे में बताया होगा। उसमें एक पैनल बनता है, उसके बिना कोई डिफेंस डील हो ही नहीं सकती है। उसको भी उन्होंने बताया नहीं, ओवररूल कर दिया। एक उसको ओवररूल कर दिया। कितने में प्लेन आखिर कीना जा रहा है, देश का कितना पैसा एक हवाई जहाज खरीदने में लगेगा, उस पे एंटनी साहब जब रक्षा मंत्री थे उस डील को इसलिए रोक दिया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उस डील पर कहा था कि इसमें ये कमियां हैं। यशवंत सिन्हा जी ने उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कही थी कुछ कमियां हैं, उसको ठीक करिए। L1 था वो, हम मानते हैं L1, पर कुछ कमियां, उन कमियों को क्या मोदी जी तो भाव अब आप किससे कंपेयर करेंगे? जो वो L1 भाव आपको बता ही नहीं रहे हैं तो आप किससे कंपेयर करेंगे? आज तक देश ने डील साइन कर ली, कितने का हवाई जहाज हिंदुस्तान खरीदेगा ये आज तक किसी को पता नहीं। दूसरी चीज भ्रष्टाचार के बारे में पूछना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने जितनी संगठन ने जितनी ऑर्गेनाइजेशन भ्रष्टाचार के लड़ने के लिए बनाई, वो सीवीसी हो, सीआईसी हो, आरटीआई हो, 1 साल हो गया ना तो हमारे यहाँ सीवीसी है, ना इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, आरटीआई को कम किया जा रहा है। तो जो सिस्टम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए, उन्हीं संगठनों को इनको कमजोर किया जा रहा है। तो इससे भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार रुकेगा या कैसे उजागर होगा? यही सीएजी जब इनके मंत्री का नाम देते हैं किसी भ्रष्टाचार के आरोप पर तो कहते हैं कि सीएजी और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने जब विपक्ष में थे कहा था कि इस यूपीए सरकार ने टैक्स टेररिज्म शुरू कर रखा है। तो आज तो वही टैक्स टेररिज्म उन्हीं को अवॉइड करने के लिए आ रहा है। आज मैट में टैक्स टेररिज्म नहीं है, आज मेट्रो टैक्स को कई लोगों में लगा रहे हैं। तो टैक्स टेररिज्म जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था उन्हीं आज वो वित्त मंत्री बन गए हैं। तो उन्हीं के खिलाफ आज वही टैक्स टेररिज्म, उन्हीं का शब्द वो स्लोगन दिया हुआ, उन्हीं के खिलाफ आज उनके लिए परेशानी पैदा कर रहा है। ये जो कम्युनिटी पे आपने भी बात नहीं जी, इस टाइम पे आप कमोडिटी मार्केट का आपने भी बात नहीं रखा, ये गवर्नमेंट भी अभी बात नहीं रखा। तो उसमें क्या है बैंक का कुछ ऐसा होता है कि कमोडिटी चालू रखने से ही आपको लोन मिलेगी जिसको ऐसा कुछ है? फ्री मार्केट, आपको फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन करने के लिए ये सब जो नॉर्म है, किसी पे हम हिंदुस्तान किसी से टाइट नहीं है कि आप हम पे कोई वो लगाएंगे। और जैसे आप किस कमोडिटीज की बात करें? सब गेहूं की है, चावल की है, दाल की है, ये सब कमोडिटी में के लिए देखिए ये तो हम तय करते हैं गेहूं का दाम जो एमएसपी है
ये तो एमएसपी की बात हुई है। आई एम में आपको बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कमोडिटी मार्केट। सो यू नो दैट कमोडिटीज आइदर गेहूं है, आइदर चावल है, आइदर शुगर है, आइदर एरंडा है, आइदर कपास, ये सब अभी कमोडिटी मार्केट में चला है। इससे कभी रेट इतना कम हो जाता है जहाँ से खेडूत को भाव भी नहीं मिल सकता। और दूसरा ऐसा होता है कि खेडूत को भाव नहीं मिलता तो उनका भाव बढ़ जाता है। जैसा आपने बताया कि दाल का भाव है 34% हाई हुआ। ये इसलिए हाई हुआ कि कमोडिटी मार्केट में इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा हो गया है। और उसमें कमोडिटी प्राइस इसलिए फ्लक्चुएट करता है डिमांड से। जैसे डिमांड अगर किसी चीज का ओवर, जैसे चीनी का दाम इस समय डाउन, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन पूरी दुनिया में ओवर प्रोडक्शन ज्यादा है, तो ग्लट जब मार्केट में हो जाता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा पिछले बजट में, अगर आपने देखा होगा कि कमोडिटी जो प्राइसेस होता है फ्लक्चुएशन न लाने के लिए हम एक स्पेशल बजट बना के एलोकेशन करेंगे, ये फ्लक्चुएशन नहीं होगा। कितना पैसे उन्होंने दिए उसमें? 100 करोड़। उन्होंने बोला कि अब बुलेट ट्रेन चलाएगी। इलेक्शन में बुलेट ट्रेन की बात हुई थी, इलेक्शन में बुलेट ट्रेन की बात होती है, अब तो बुलेट ट्रेन की बात हुई नहीं। दो बजट हो गए पर बुलेट ट्रेन का बात हुआ। 90,000 करोड़ से बनेगा बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से, 90,000 करोड़ का। कितना एलोकेशन हुआ है उसमें मतलब बजट से मालूम है आपको? 100 करोड़। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तक की। इलेक्शन में बोली बुलेट ट्रेन, इलेक्शन खत्म। अब ये 5 साल के बाद आएगा सर। आपने बात की पूरे 1 जून से जो है सर्विस टैक्स। हाँ, एक चीज मैं भूल गया था मेरे रिपोर्ट में, मैं भूल गया सॉरी। अभी इन्होंने बोला कि टैक्स बढ़ाने की बातें लोगों को, आम आदमी को हम राहत पहुंचाएंगे। 1 जून हम लोग सब समझते हैं कि बजट से बढ़ेगा दाम। 1 जून से आप खाने बाहर जाएंगे, पिक्चर दिखाने जाएंगे, कोई सामान खरीदने जाएंगे, उस पर टैक्स 1 जून से सर्विस टैक्स बढ़ाने का प्लस सेस ऑफ 2%। तो आम आदमी जो है, आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अगर वो अपने बच्चों को बाहर ले जाए पिक्चर दिखाने, खाना खिलाने, खिलौना खरीदने, कोई सामान खरीदने, तो आपको उस पर सेस 1 जून से पूरे देश को, एक साल आने से पहले उन्होंने आपको तोहफा दे दिया पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा के आपको तोहफा दिया। अब जैसे खत्म हो जाता है, जब रिटर्न गिफ्ट नहीं होता, घर जाते हैं तो बोलते ये तोहफा और लेते जाइए, वो सर्विस टैक्स 1 जून से सर्विस टैक्स भी लेते जाइए। कश्मीर में अलगाववादी नेता पाकिस्तान का झंडा लिए घूम रहे और मसद आलम की रिहाई हो गई, उस पर एनडीए गवर्नमेंट ने कोई भी कदम उठाए नहीं। आपका देखिए, क्योंकि ये जो पहले था ये ऑलरेडी हो गया था आज इकोनॉमिक एक्टिविटी पर। आपका सवाल का जवाब में अवश्य कि जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने देश का बताया कि चीन में मैं गृह मंत्री रहा तो चीन से जब भी इंटर्जन होता था तो रोज अखबार में आप पढ़ते थे, आप लोग का काम था। भारतीय जनता पार्टी की थी कि जब हम आएंगे तो चीन को आंख से आंख मिलाकर हम जवाब देंगे। परंतु अभी चीन गए प्रधानमंत्री, ई वीजा उनको दे दिया, पर हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हिस्से को भी चीन ने मानने से मना कर दिया। डिप्लोमेसी का पहला वर्ड होता है क्विड प्रो क्वो। अगर आप कुछ देते हैं उसमें दूसरा देश आपको देता है। और चीन में आपने देखी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में 946 सीज फायर वायलेशन 1 साल में हुए। 1971 के बाद इस तरह के वायलेशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुए। उसमें प्रधानमंत्री जी क्या नहीं बोलते हैं। आने वाले दिनों में राहुल गांधी मसरत आलम की बात है, मसरत आलम को छोड़ दिया तो उन्होंने कहा नहीं पीडीपी ने करवा दिया। उसके बारे में तो हमने उस समय भी बयान दिया था जब इनकी प्रेसिडेंट रूल था उस समय उनको मिला था। अगर प्रेस ने हल्ला, कांग्रेस पार्टी ने और प्रेस ने मिला के हल्ला नहीं किया होता तो मसरत आलम छूट गया होता। दाऊद इब्राहिम के बारे में आपने सुन ही लिया, सरकार ने पार्लियामेंट में क्या कहा। यही 56 इंच छाती इलेक्शन के पहले थी, अब इलेक्शन के बाद वो आगे छाती मुझे दिखाई नहीं दे रही। और
बताएंगे। आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी की रणनीति और विपक्ष की कैसी संकेत भूमिका रहेगी? आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हमने पार्लियामेंट में किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा पिछले 4-5 महीने से रहा। आने वाले हैं पूरे उनका दौरा पूरे देश में लगा हुआ और पूरे देश का वो दौरा कर जैसे 26-27 को केरला में है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह वो दौरा कर रहे हैं आप भी गुजरात में भी आएंगे, जैसे उनका कोई प्रोग्राम बनेगा। सोलंकी जी यहाँ बैठे हैं अवश्य आपको बताएंगे। आएंगे और वो फिक्स हो रहा है, जुलाई के बाद अगस्त के करीब सोच रहे हैं। अभी फिक्स नहीं हुआ है, नहीं तो आप मान लीजिए बट प्लानिंग ऑलमोस्ट इन अगस्त प्लानिंग कर रहे हैं। पूरे देश में उस तरह उनका दौरा करना है। मुद्दे हैं किसानों का मुद्दा, कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर नेट न्यूट्रलिटी की बात हो, नेट न्यूट्रलिटी की बात हो, वन रैंक वन पेंशन की बात हो, हमने एक साल पहले वन रैंक वन पेंशन स्वीकृत कर दिया। इलेक्शन में मोदी जी रोज भाषण देते थे, एक साल हो गया वन रैंक वन पेंशन की बात हुई। तो जो चीजों को उन्होंने इलेक्शन में वादा किया है, आपको किसानों की बात मैंने आपको दिखाना, मल्टी रिटेल एफडीआई है, जो ये इन्होंने कहा उसके बारे में अपने भाषणों में क्यों नहीं कहते? राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, यूपीए के बारे में, हमारी सरकार कैसे थी, भारतीयों के बारे में कम से कम विधेयक में जाके सारे लोगों को तो बता देते, कम से कम हिंदुस्तान में रहते हैं उनके बारे में तो कुछ बताएं, उनके बारे में तो कुछ काम करने की बात करें। सर एक साल उनका लेखन को लेकर आप जा रहे हैं, पूरी कांग्रेस की जब मोदी जी ने शासन किया तो ऐसा किया जाता है गुजरात में, इसी गुजरात में आज कांग्रेस का सोचर क्या जैसे क्या पूरा कहता है एकता पूरी कांग्रेस पूरी है, भाजपा की एकता दिलाने के लिए उसके गुजरात में कांग्रेस पूरी देखिए अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये संगठन का भाषण है। हमारे जब महामंत्री आए ऐसा होता है जब भी कांग्रेस में नया होगा सेक्टर लेवल में कराती है, तभी प्रदेश लेवल में ऐसा हो जाता है कि पूरा मैसेज जनता में गलत हो जाता है, यानी जनता जीवन में सोचती है तो सोच करती है। बिल्कुल विकल्प है। हमारे कांग्रेस लीडरशिप ने सोलंकी साहब को यहाँ अध्यक्ष बनाया है और जरूर उसका परिणाम आने वाले इलेक्शन में आपको दिखेगा। और जिस भाग से आते हैं जो गुजरात मॉडल की बात होती है, मैं समझ सकता हूँ आपका भी सहयोग होना चाहिए कि गुजरात में 135 करोड़ का स्कैंडल हो जाता है, हमें पूरे देश में पता नहीं चलता है। आप लोग यहाँ तमाम टेलीविजन चैनल पत्रकार भाई हैं, उनको ये देश को बताना चाहिए कि गुजरात मॉडल यहाँ किस तरह का मॉडल है। धन्यवाद।